हेलो। बीएससी सेकेंड ईयर की ऊष्मागतिकी यूनिट इकाई 1 के पार्ट 4 में हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियां पढ़ रहे हैं। उससे पहले हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ पद पढ़ चुके हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कुछ महत्वपूर्ण कमियों में से पहली कमी है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अर्थात ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सहायता से ऊष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण करना संभव नहीं। अर्थात ऊष्मा निकाय से परिपार्श्व या परिपार्श्व से निकाय की ओर प्रवाहित होगी, यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह स्पष्ट किया जाना संभव नहीं है कि क्यों ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं की जा सकती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि एक प्रकार की ऊर्जा पूर्णतः दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित की जा सकती है, लेकिन चूंकि ऊष्मा व कार्य दोनों ही ऊर्जाओं के दो भिन्न रूप हैं, अर्थात प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मा को कार्य में और कार्य को पूर्णतः ऊष्मा परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है, जिसकी व्याख्या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम नहीं करता है। तीसरे कमी में आता है, किसी प्रक्रम या अभिक्रिया के होने की संभावना को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। अर्थात ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये बताने में असमर्थ है कि दी गई परिस्थितियों में कोई अभिक्रिया क्यों नहीं हो रही है या क्यों हो रही है। अर्थात अभिक्रिया के होने की संभावना दर्शाना प्रथम नियम के अंतर्गत सही नहीं है। इसी तरीके चौथा भाग है, किसी प्रक्रम या अभिक्रिया की स्वतः प्रवृत्ति का निर्धारण भी इस नियम द्वारा संभव नहीं है। अर्थात कोई भी प्रक्रम या अभिक्रिया अपने आप हो रही है, अर्थात बर्फ हवा में रखने पर या कमरे के ताप पर बाहर रखने पर स्वतः पिघल जाती है। क्यों पिघल रही है, इसकी व्याख्या भी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संभव नहीं। अर्थात इन कमियों के कारण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को कुछ जगह तो सैद्धांतिक रूप में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन प्रायोगिक रूप में हम इसको बहुत ही कम काम में लेते हैं, और इसी की कमियों को पूरा करने के लिए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया गया है। अब हम ले रहे हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियां। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियों के बाद उसके अनुप्रयोग। अभिक्रिया एंथैल्पी का परिवर्तन, अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन या समूहन एंथैल्पी के निर्धारण। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन या समूहन एंथैल्पी का निर्धारण करने के लिए काम में ली जाती है। चूँकि ऊष्मा न तो निर्मित की जा सकती, या ऊर्जा न तो निर्मित की जा सकती न नष्ट की जा सकती। अर्थात ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन हमेशा ही निश्चित बना रहता है। अर्थात यदि उत्पादों की कुल अभिक्रिया एंथैल्पी का योग और उसमें से क्रियाकारकों की कुल अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन का योग आपस में घटा दिया जाए तो इन दोनों का अंतर अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होगा, और इसकी सहायता से ही हम किसी अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन या किसी क्रियाकारक और उत्पाद की समूहन एंथैल्पी को ज्ञात कर सकते हैं। समूहन एंथैल्पी का अर्थ यहाँ पर यह है कि किसी भी यौगिक या पदार्थ को उसके मूल तत्वों से निर्मित करने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है उसे समूहन एंथैल्पी कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि तत्व की मानक समूहन एंथैल्पी हमेशा शून्य मानी जाती है। जैसे ऑक्सीजन तत्व है तो इसकी समूहन एंथैल्पी F का मतलब फॉर्मेशन या निर्माण या समूहन की एंथैल्पी परिवर्तन का मान हमेशा शून्य होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि तत्व दिया गया है तो उसकी समूहन एंथैल्पी को शून्य माना जाता है। इसका दूसरा अनुप्रयोग है किसी भी क्रियाकारक या उत्पाद की बंद ऊर्जा का निर्धारण करने में। किसी भी क्रियाकारक उत्पाद की बंद ऊर्जा निर्धारण करने में भी हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग करते हैं, जिसमें
क्रिया अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच नोट अभिक्रिया बराबर, यहाँ और ऊपर वाले समीकरण में हल्का सा अंतर है कि बंद वियोजन या बंद ऊर्जा के रूप में यदि हम अभिक्रिया एंथैल्पी प्रदर्शित करते हैं तो क्रिया कारकों के कुल बंद वियोजन या बंद ऊर्जाओं का योग तथा उत्पाद के कुल बंद ऊर्जाओं के योग का अंतर ही अभिक्रिया एंथैल्पी के बराबर होता है। पहले था उत्पाद की संपन्न एंथैल्पी और क्रियाकारक की संपन्न एंथैल्पी का अंतर, जबकि यहाँ पर क्रियाकारक की बंद ऊर्जा और उत्पादों की बंद ऊर्जाओं का अंतर अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाता है। इसके आगे दो नए पद इसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं, जिसमें हम एंथैल्पी, नया महत्वपूर्ण पद है, एंथैल्पी या अंतर्निहित ऊर्जा। किसी निकाय की वह ऊर्जा जिसे ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है उसे एंथैल्पी कहते हैं। तो अर्थात निकाय या प्रक्रम की वह ऊर्जा जिसको हम ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं उसी को एंथैल्पी कहा जाता है। इसे हम अंतर्निहित ऊर्जा कहते हैं और यह ऊष्मा गति की अध्ययनों के अंदर प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा है। FLOT का अर्थ मतलब है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से DE बराबर Q प्लस W। यहाँ पर W प्रसार कार्य या एक्सपेंशन वर्क है और यहाँ पर W चूँकि प्रसार कार्य के रूप में लिखा जाए तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ -PdV लिखा जाता है। प्रसार कार्य का मान समीकरण में एक में रखें तो DE इक्वल टू Q माइनस PdV अर्थात Q इक्वल टू DE प्लस PdV। पक्षांतर करने से समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को दर्शाती है। यदि प्रक्रम की आयतन में परिवर्तन न हो अर्थात स्थिर आयतन पर आयतन परिवर्तन शून्य माना जाए तो समीकरण 2 परिवर्तित होकर QV इक्वल टू DE के बराबर हो जाएगी। अर्थात स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा DE जो लिखा गया है ये स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। QV यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है या DE आंतरिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है और ऊष्मा को हम QV के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। स्थिर दाब पर यदि यही प्रक्रम को प्रदर्शित किया जाए जहां दाब में परिवर्तन शून्य है तो QP इक्वल टू DE प्लस PdV के बराबर होगा। चूँकि PdV प्रसार कार्य में बाह्य दाब P को स्थिर रखकर कार्य की गणना की गई थी अर्थात ये पूरा समीकरण स्थिर दाब पर ही प्रभावी होता है। स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा प्रसार दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होती है। स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा दाब व आयतन फलनों का परिणाम है, अतः इसे नए रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः इसे अवस्था फलन एंथैल्पी से दर्शाया जाता है। चूँकि आंतरिक ऊर्जा DE अवस्था फलन है, P अवस्था फलन है, DV में V अवस्था फलन है, तो QP जो दिया गया है यह QP P अवस्था फलन होगा। QP है ये भी अवस्था फलन होगा और उसी को हम प्रदर्शित कर रहे हैं अवस्था फलन के रूप में। यहाँ पर QP उसको नए अवस्था फलन DH के रूप में दर्शाया जाता है। इसी DH को हम अंतर्निहित ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी कहते हैं। किसी निकाय द्वारा स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। ये स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। किसी निकाय की एंथैल्पी का पूर्ण मान ज्ञात करना संभव नहीं होता है, अतः इसे प्रक्रमों के लिए एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में ज्ञात करते हैं। जिस तरीके से आंतरिक ऊर्जा का परिशुद्ध मान यथार्थ मान ज्ञात करना संभव नहीं है, उसी तरह से एंथैल्पी का भी यथार्थ मान संभव नहीं है, अतः इन दोनों को हमेशा ही परिवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है अर्थात DH या DE के रूप में दर्शाते हैं। जहाँ पर DH H2 माइनस H1 के अंतर के बराबर है, जहाँ H1 प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी और H2 अंतिम अवस्था की एंथैल्पी को दर्शाता है। इसी तरीके से यदि किसी
निकाय द्वारा स्थिर दाब पर क्यों ऊष्मा अवशोषित की जाती है? तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन E1 से E2 तथा आयतन में यदि परिवर्तन V1 से V2 होता है तो एंथैल्पी परिवर्तन को हम समीकरण 3 के अनुसार निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ पर DH इक्वल टू DE2 प्लस PdV माइनस DE1 प्लस PdV, या हम इसको इस रूप में दर्शाते हैं कि DH या H इक्वल टू E प्लस PV। चूँकि एंथैल्पी 3 अवस्था फलनों का परिणाम है, अतः यह भी एक अवस्था फलन होती है, अर्थात PVE अवस्था फलन है तो H भी अवस्था फलन होगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थिर दाब पर ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा एंथैल्पी के बराबर है और एंथैल्पी अवस्था फलन होता है, अर्थात ऊष्मा परिवर्तन स्थिर दाब पर है तो अवस्था फलन होगा, ऊष्मा परिवर्तन स्थिर आयतन पर है तो भी ये अवस्था फलन होता है। चूँकि एंथैल्पी 3 अवस्थाओं का परिणाम है, अवस्था फलनों का परिणाम है, अतः ये भी अवस्था फलन है, जिसे DH के रूप में प्रदर्शित करते हैं। चूँकि ये ऊष्मा को प्रदर्शित करता है अतः इसके मात्रक भी वही रहेंगे, कैलोरी, जूल तथा अर्ग। अब हम ले रहे हैं आंतरिक ऊर्जा व एंथैल्पी परिवर्तन में संबंध, अर्थात DE और DH में संबंध। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से प्रारंभ करें तो QP अर्थात स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा या उत्सर्जित ऊष्मा DE प्लस PdV के योग के बराबर होती है। चूँकि स्थिर दाब पर QP एंथैल्पी परिवर्तन DH के बराबर है, अतः DH इक्वल टू DE प्लस PdV। यहाँ पर दिया गया समीकरण नंबर 6 DE और DH में प्रत्यक्ष संबंध प्रदर्शित करता है। आदर्श गैसों हेतु इसे निम्न रूप से दर्शाया जा सकता है। चूँकि आदर्श गैस समीकरण से PV इक्वल टू nRT होता है, जहाँ P, T व R स्थिरांक है, तो PV बराबर nRT, तो PdV की जगह हम डेल्टा nRT अर्थात आयतन बदलेगा तो आयतन प्रत्यक्ष रूप से मोलों की संख्या परिवर्तन पर निर्भर करता है, अर्थात PdV इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा nRT। लेकिन चूँकि आयतन में परिवर्तन मुख्यतः गैसीय क्रियाकारक उत्पाद के लिए लिया जाता है, इसे डेल्टा n को हम G के रूप में लिखते हैं, जिसका मतलब है गैसीय अवस्था के क्रियाकारक और उत्पाद के मोलों की संख्याओं का अंतर। यहाँ पर हम मोलों की संख्याओं का अंतर उत्पाद के मोल में से क्रियाकारक के मोलों को घटाकर प्रदर्शित करते हैं, जिनकी अवस्था गैस होती है। अतः समीकरण 7 हम इस रूप में लिख सकते हैं DH इक्वल टू DE प्लस डेल्टा NGRT, जहाँ डेल्टा NG उत्पाद के मोलों की संख्या में से क्रियाकारक के मोलों की संख्या को घटाकर प्रदर्शित करते हैं। स्थिर आयतन व स्थिर दाब पर यदि उपयुक्त समीकरण को प्रदर्शित किया जाए तो स्थिर आयतन पर DV 0 और DP भी 0 होता है। ऐसी स्थिति में समीकरण नंबर 6 परिवर्तित होकर DE इक्वल टू DH हो जाता है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर है होगा यदि दाब व आयतन को स्थिर रखा जाए। स्थिर ताप पर यदि डेल्टा NG बराबर 0 हो तो ऐसी परिस्थिति में भी डेल्टा H और डेल्टा E बराबर होते हैं, जिनमें हम एक समीकरण ले रहे हैं HCl के निर्माण की अभिक्रिया, जिसमें T कांस्टेंट है और डेल्टा NG का मान 2 - 2 0, अर्थात DE बराबर 0 हो जाता है। तो समीकरण T कांस्टेंट है तो DE भी 0 हो जाता है, लेकिन DE 0 है तो डेल्टा H भी 0 होगा। यहाँ DE और डेल्टा H बराबर है क्योंकि डेल्टा NG का मान 0 है। ठीक है। अभिक्रिया के क्रियाकारक वो उत्पाद द्रव या विलयन या ठोस अवस्था में है तब भी DH और DE के मान बराबर होते हैं, अर्थात 3 परिस्थितियां हैं जब दाब व आयतन दोनों स्थिर हो, ताप स्थिर हो तथा क्रियाकारक व उत्पाद विलयन या ठोस अवस्था में हो, तो आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ऊष्माधारिता के बारे में अध्ययन करेंगे।